नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर नंबर 11 और वीडियो नंबर 3 और लास्ट वीडियो, पहली जो 2 वीडियोस थे उसमें कार्य और ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें हो गई थी। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हैं जो उन दोनों वीडियोस से रिलेटेड है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलो तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करना है आज। 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ साथ जो शक्ति है, शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपको सबको पता है कि 2021 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2021 शुरू हो चुका है। तो 2021 के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। अभी तक आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे कि सर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराओ, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव पे जाइए और उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश की है, हाईलाइट करा छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करा, अलग अलग कलर्स से शो किया है। ठीक है, तो एक बार देख के ज़रूर बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे, लैंग्वेज कैसी है नोट्स की, थोड़ी टफ तो नहीं है, ईजी है। मतलब एक बार नोट्स को पढ़ना और मुझे बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको वो नोट्स कैसे लगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट मुझे उसमें करनी चाहिए, ये ज़रूर बताना। ठीक है, इंप्रूवमेंट ज़रूर बताना, अच्छे लगे बुरे लगे वो मत, चाहो तो मत बताना, लेकिन ये ज़रूर बताना कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, ताकि आपको और अच्छे से फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलो तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखो। जिसने मेरी पहली 2 वीडियोज़ देखी उससे तो ये नियम पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कोई नियम नहीं है। सिंपल सी बात है कि ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम बेसिक लाइन में। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसी डेफिनेशन में एक और लाइन जुड़ती है। वो लाइन है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित यानी कि परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। ये बात याद रखना। ठीक है, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। अब किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है ये सब आप 11th-12th क्लास में जाकर सीखोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नियम डेफिनेशन वाइज क्या है, परिभाषा के हिसाब से क्या है। ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को मतलब नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर किया जाता है। अच्छा, अब मान लो आपसे कोई कहे कि इसको वेरीफाई करके दिखाओ, इसका प्रूफ दिखाओ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है, इसकी डेरिवेशन है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, मतलब इसका परिकलन है पूरा मैथ के हिसाब से, गणितीय परिकलन, जैसे गणितीय परिकलन कहते हैं, उसे हम करेंगे। ठीक है, अब देखो साइंटिफिकली अगर इस नियम को देखें तो साइंटिफिकली ये नियम कहता है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी जैसे मान लेते हैं वस्तु ने यहां से यहां तक कोई यात्रा की, तो इस बिंदु पर मान लेते हैं बीच में कोई बिंदु होगी और इस बिंदु पर, तीनों पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो वस्तु के पास तीनों चीजें होंगी, दोनों चीजें होंगी सॉरी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रही होंगी इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर निकाल के देखते हैं। इस पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो थोड़ी सी बदली होगी, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ke2 बोल दिया, और स्थितिज ऊर्जा भी बदली होगी, इसलिए हमने इसको भी pe2 बोल दिया। समझ में आया आपको? ठीक है, और अगर हम यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर ke3 हो जाएगी और यहाँ पर pe3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग ऊर्जा की जो वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम इन चीजों के हिसाब से ये बोलता है कि आप किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालो, किसी भी पॉइंट पर वैल्यूज निकालो इनकी, अगर आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ऐड करोगे, स्थितिज ऊर्जा सॉरी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक अचर मान। अचर का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड, मैथ्स में सीखा होगा आप लोगों ने। अचर का मतलब होता है फिक्स्ड, जो कभी ना बदले। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर निकालें, मान लो इसका आंसर आ गया x, ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी आंसर कितना आएगा? x आएगा। इस पॉइंट पर भी कितना आंसर आएगा? x आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? हाँ, लेकिन ये चीज है कि ये यात्रा कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के हो रही है, रुक रुक के हो रही है तो जरूर चेंज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन रुक रुक के नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूसली है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? यहाँ से अचर, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। और इसी फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यांत्रिक ऊर्जा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी भी बिंदु पर, किसी भी, मान लो हम इस पॉइंट पर निकालें तो भी ये फिक्स वैल्यू आएगी। अगर इस पर x आ रहा है आंसर तो इस पर भी x आएगा और इस पर भी x आएगा, और जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए कैसे आता है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कोई चीज़ चलना शुरू करती है, ठीक है, चलो ये अभी जब डेरिवेशन करेंगे इसकी तभी बताऊंगा। डेरिवेशन में क्या है? डेरिवेशन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे तो। इस चीज़ को कहीं साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं साइड में लिख देता हूँ, एक यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा
प्लस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पर हमें क्या आंसर देती है, हमेशा एक अचर मान देती है। अचर का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स्ड वैल्यू देती है हमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें इसको अभी वेरीफाई भी करके दिखाना है, ठीक है। इसी की वेरिफिकेशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक ऊंचाई पर रखा हुआ है। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा, मैंने इसे अभी ऊंचाई पर रखा हुआ है एक, ठीक है। तो जमीन से लेकर इसकी जो ऊंचाई है वो h है, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे मानते हैं ये हमारा जमीन का तल हो गया, यानी कि जो हमारा धरती है उसका तल हो गया। यहां पर हमने इस वस्तु को रख दिया जिसका द्रव्यमान है m। समझ में आया आपको। द्रव्यमान किस में लेना है, आपको किलोग्राम में लिखना है, ठीक है। द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं, वस्तु से जमीन तक की जो ऊंचाई होगी उसे हमने क्या बोला था, अभी h बोला था। जमीन से लेकर वस्तु तक की जो ऊंचाई है उसे हमने क्या बोल दिया, h बोल दिया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, h बोल दिया। अब मान लेते हैं कि हमने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके, जैसे ये मार्कर था, अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, तो ये नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। अब नीचे की तरफ जब ये गिरा तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी कोई वस्तु यात्रा करती है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मान लो हमारी ये यात्रा हो गई, ठीक है। तो इस यात्रा में कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया, एक पॉइंट ये हो गया बिल्कुल टॉप मोस्ट, और एक पॉइंट कहीं भी बीच में मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अब हमें ऊर्जा निकालनी है ए पर, बी पर और सी पर, तीनों ही बिंदुओं पर हमें इस चीज को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ भाई ए पर ये चीज फिक्स आ रही है, बी पर भी ये चीज फिक्स आ रही है और सी पर भी ये चीज फिक्स आ रही है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो ये मार्कर था, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है। जब अभी ये किस पर है, विराम अवस्था पर है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ये तो आपको पता ही है, मोशन वाली वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था पर होती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ए पर जो वेग है वो क्या होगा, 0 होगा। और ए पर जो गतिज ऊर्जा निकलती है, यानी कि किसी भी बिंदु पर जो हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं वो उसी बिंदु पर होने वाले वेग के साथ निकालते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर वस्तु का वेग जो है v है। अगर मैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालूंगा तो मैं इसी पॉइंट का जो वेग है उसे लूंगा। समझ में आया। तो यानी कि अगर हम a पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो a का जितना वेग होगा उसी को हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो वस्तु ने नीचे की तरफ गिरना शुरू करा, तो गिरते गिरते इसके पास जो इसकी अभी ये प्रारंभिक वेग इसका 0 है, लेकिन ये नीचे तो किसी वेग के साथ गिरा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आते आते इसका जो वेग होगा वो परिवर्तित होकर v बन गया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका जो वेग होगा वो क्या बन गया होगा, v बन गया होगा। एक बार हमें चलना है a से लेकर b तक। मैं आपको केसेस बता दूं। पहले हम निकालेंगे a पर, सबसे पहली चीज निकालेंगे a पर, फिर दूसरी चीज निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके लिए निकालेंगे वो सुन लो, ये गतिज ऊर्जा के लिए बता रहा हूँ। गतिज ऊर्जा निकालेंगे फिर a से लेकर b तक, और फिर तीसरे केस में जो गतिज ऊर्जा निकलेगी वो निकलेगी a से लेकर c तक। ये 3 केसेस हमने करने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर इसका वेग v होगा। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इसका वेग यहाँ पर u है, यहाँ पर आते आते इसका वेग भी क्या हो गया होगा, v हो गया होगा। हमने गतिज ऊर्जा की बात करनी है, ध्यान रखना। अब कंफ्यूजन ये होती है यहाँ पर कि यार b पर भी हमने v लिया, हमने c पर भी v लिया, तो सिंपल सी बात है, हम दोनों पॉइंट को इसके हिसाब से देख रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर इसका वेग कितना हुआ, v हुआ, ठीक है, v हुआ यहाँ पर। तो हमने a से b तक के लिए, क्योंकि यार देखो जब भी कोई चीज़ चलती है तो यहाँ पर अगर उसका वेग u है तो यहाँ पर कितना होता है, v होता है ना, परिवर्तित होकर अंतिम वेग। तो अगर हम a से b तक की यात्रा के लिए देखें तो यहाँ पर उसका अंतिम वेग होगा। लेकिन तीसरे केस में हम कौन सी यात्रा देख रहे हैं, a से c तक, तो a से c तक उसकी यात्रा का अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। बात समझ में आई आपको। b पॉइंट का a से c तक b का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, a से c तक b का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब मान लेते हैं कि हमारा मानना क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं x। ये वाली जो दूरी है, यानी कि a से लेकर b तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है, ठीक है। अब ये दूरी जब x है तो भाई ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, बची हुई दूरी मुझे बताओ। देखो आपके पास एक लंबी सी रॉड है, आपने उसे यहाँ से काट दिया। मान लो ये 15 मीटर की रॉड है, आपने इसका 5 मीटर काट दिया, ठीक है, आपने इसका 5 मीटर काट दिया, तो बाकी की बची हुई कितनी हुई, 10 मीटर हुई ना। तो इसका मतलब अगर ये पूरी h है, मैंने इसका x मीटर काट दिया, तो मैं क्या करूँगा, h माइनस x लिख दूंगा। बात समझ में आ गई आपको, क्यों लिखा h माइनस x हमने, ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे तो यार। देखो टोटल 15 है, 15 में से हमने x काट दिया, ठीक है, 15 में से हमने x काट दिया, तो बाकी का बचा हुआ कितना हुआ, 15 माइनस x हुआ ना। मैथ्स में करते तो हो ये सब, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमने h माइनस x इसको लिख दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु a की, ठीक है। सबसे पहले बात करनी है बिंदु a की, ठीक है। अब देखो पहला केस है हमारा बिंदु a पर, बिंदु a पर,
बिंदु ए पर हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो बिंदु ए पर सबसे पहले हमें गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, बिंदु ए पर हमें स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम बताएंगे कि ये फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो, तो बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा मुझे बताओ क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होती क्या है? सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। लेकिन हम तो ए की बात कर रहे हैं, तो भाई ए पर v की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस भी पॉइंट पर हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं उसी पॉइंट का वेग लेते हैं। तो यहाँ पर ए पर, अगर हम ए पर देखें तो वेग कितना है? 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे v की जगह पर u लिखना पड़ेगा, और u कितना है? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 mu²। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो u की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये कितना हो गया? 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर, तो टोटल हमारी जो गतिज ऊर्जा आई वो कितनी आ गई? 0 हो गई। बात समझ में आई आपको? गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा हमें पता है, स्थितिज ऊर्जा के लिए देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कन्फ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा इस ऊंचाई को लेकर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है इस ऊंचाई को लेकर। ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा के लिए इस ऊंचाई का रोल नहीं होगा, ठीक है। h का रोल नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए इसका रोल होगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए जो ऊंचाई देखी जाती है वो कहाँ से देखते हैं हम लोग? बता रखा है मैंने, कहाँ से देखते हैं? धरती के तल से। तो धरती के तल से बिंदु ए तक ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई कितनी है? h है। समझ में आया? तो स्थितिज ऊर्जा हम ए पर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसकी ऊंचाई धरती के तल से देखी जाएगी। जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसकी ऊंचाई धरती के तल से देखी जाएगी, ठीक है। तो यहां से लेकर h तक, यहां से लेकर a तक, मतलब c से लेकर a तक कितनी ऊंचाई है? h ऊंचाई है। तो हमारे पास, अब देखो, इस वस्तु के ऊपर जब ये नीचे की तरफ गिरी, तो जब भी गुरुत्वाकर्षण के उसमें गिरती है कोई भी चीज़, तो उसके पास कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी कि यहाँ पर हम ए को हम क्या बोल सकते हैं? इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, यानी कि जी लग रहा होगा, ठीक है। तो हमने जी लिख लिया। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हुई वो क्या हो गई? mgh, यही हो गई, ठीक है। mgh होती है ना स्थितिज ऊर्जा, यही तो होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु की जब ऊंचाई पर रखा हो, कोई भी वस्तु जब ऊंचाई पर हो, जैसे मान लो ये मार्कर अभी ऊंचाई पर रखा है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी ना। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है, ठीक है। अब उस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं। चलो प्रूव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 आई है, ठीक है। प्लस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी आई है हमारी? mgh आई है, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों को ऐड करोगे आंसर अभी भी कितना आएगा? mgh आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए पर वस्तु की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी है? mgh है। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि भाई देखो, जब पॉइंट पर है, जब भी कोई चीज़ रखी हुई है, ऊंचाई पर रखी हुई है, उस समय पर इसके पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है। अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा कैसी है? मैक्सिमम है। ध्यान रखना, अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, लेकिन गतिज ऊर्जा इसके पास 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि रुका हुआ है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ रुकी होती है तो उसका वेग तो 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी? 0 हो गई, ठीक है। बात समझ में आई आपको? जब भी कोई चीज़ ऊंचाई पर रखी है उसके पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब देखो 1 नंबर में आपसे इतना पूछेंगे। उसके बाद क्या होता है? जब हमने इसको नीचे गिरने दिया, जब हमने इस वस्तु को नीचे गिरने दिया, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों कम होती है? क्योंकि वो परिवर्तित होने लग जाती है किसमें? गतिज ऊर्जा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिराते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिराते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाती है। ध्यान रखना है आपको, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटना शुरू होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू होगी। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नीचे की तरफ जब भी कोई वस्तु जाएगी उस समय पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटना शुरू हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो। तो अब इतना हो गया हमारा बिंदु ए की बात हमने कर ली। बिंदु ए पर हमारी वैल्यू आ गई mgh। बिंदु बी की बात करते हैं। चलो, तो बिंदु बी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। बिंदु बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो देखो, बिंदु बी, यार मार्कर गिर गया। देखो बिंदु बी, बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर अगर हम बात करें तो बिंदु बी पर कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। चलो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। बिंदु बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बी का जो वेग है वो कितना है? v है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? ½ mv² हो गई। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बी पर कितनी हो गई? भाई बी का वेग कितना है, ठीक है। बी पर वेग कितना है? v है। तो हमने क्या कर लिया, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा किसके लिए निकल रही है? ध्यान रखना, ए से बी तक के लिए निकल रही है। ये गतिज ऊर्जा ए से बी तक के लिए निकल रही है। ध्यान रखना, वस्तु पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं, ए से लेकर बी तक निकल रही है। ध्यान रखना, क्योंकि गतिज ऊर्जा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकाली जाती, ठीक है। मतलब कह सकते हो ऐसा, कह सकते हो ऐसा,
ऐसा होता नहीं है वैसे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, गतिज ऊर्जा निकाली जाती है एक पूरी यात्रा के लिए, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ मूव करी तभी तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, तो पूरी यात्रा के लिए निकाली जाती है। अगर आप थोड़ी मतलब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अभी आपको 9th में हो तो अभी आपको इतना समझना है कि गतिज ऊर्जा ए से लेकर बी तक निकाली जाएगी। ए से बी तक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv², समझ में आया, 1/2 mv²। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर हम इसी पॉइंट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालें, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, स्थितिज ऊर्जा मुझे बता सकते हो? पहले तो वस्तु का द्रव्यमान तो m है, तो m हो गया, गुरुत्वीय त्वरण भी आएगा, इसकी ऊंचाई बताओ, h कितना लेंगे इस बार, h लिखेंगे। जिसने h बोला या जिसने भी x बोला उसने कर दी गलती यहाँ पर, ठीक है, यही गलती होती है ऊंचाई को, क्योंकि भाई स्थितिज ऊर्जा धरती के तल से ऊंचाई, धरती के तल से, धरती का तल ये रहा, धरती के तल से बी तक की ऊंचाई कितनी है, बी तक की ऊंचाई कितनी है, h-x है, तो इस बार ऊंचाई कितनी हो गई, h-x हो गई। बात समझ में आई, ठीक है। हमने h-x क्यों लिखा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में जिस ऊंचाई पर वो धरती के तल से रखा जाता है उसी ऊंचाई को लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गतिज ऊर्जा भी आ गई, स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। अब मुझे आंसर क्या लाना है, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर मुझे आंसर कहीं से भी ये नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई, कहीं से भी मुझे आंसर ये नहीं मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, क्योंकि भाई हमें एक बार में हमारी जो वैल्यू आ गई, अब मुझे तीनों केसेस पर वही वैल्यू लानी है, मतलब बी पर भी mgh होनी चाहिए, सी पर भी mgh होनी चाहिए। बात समझे, बी पर भी mgh होनी चाहिए और सी पर भी mgh होनी चाहिए। लेकिन यार अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो कहीं भी देखो, यहाँ पर v² है, यहाँ पर h-x है, कहीं से कुछ आएगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इस v² की जगह पर कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। v² की जगह पर कैसे ट्राई करेंगे, यहाँ पर काम आएगी आपका गति के जो समीकरण आपने पढ़ रखे हैं वो, गति का तीसरा समीकरण यहाँ पर बहुत काम आएगा। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, साइड में लिख लेते हैं। गति का तीसरा समीकरण होता है 2as, ठीक है, 2a, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर लिखते हैं 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², यही होता है गति का तीसरा समीकरण, हमने पढ़ रखा है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से निकाल लें, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को लगाएं, तो मुझे v² की वैल्यू मिल सकती है। मुझे क्या करना है, इस v² को h या फिर x की टर्म्स में लेकर आना है, gh या फिर gx की टर्म्स में लेकर आना है। क्यों लाना है, क्योंकि वहाँ से अगर आप देखोगे तो दोनों ऐड करोगे तो सेम ऐड होंगे, ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है हमें ये आंसर मिल जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, v² को किसकी टर्म्स में लेकर आएंगे, बिल्कुल g और x की टर्म्स में लेकर आएंगे, इसलिए हम ये इक्वेशन यहाँ पर ये वाला जो समीकरण है इसे यूज़ करेंगे। अब ध्यान से सुनना है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के लिए जो इक्वेशन हमने बनाना सीखा था वो क्या थी, गुरुत्वाकर्षण के लिए त्वरण कितना हो जाता है, a की जगह पर g हो जाता है, तो हमने g लिख लिया। अब ध्यान से देखो, a से लेकर b तक गतिज ऊर्जा किसके लिए निकाली थी, a से लेकर b तक के लिए निकाली थी। तो a से लेकर b तक वस्तु का विस्थापन कितना है, ये s क्या होता है, विस्थापन ही तो होता है। समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि a से b तक चलना है, हमें क्यों बोला था, समझ में आ गया होगा आपको। वस्तु का विस्थापन कितना है a से लेकर b तक, वस्तु का विस्थापन x मीटर है, समझ में आया, ठीक है। a से लेकर भाई वस्तु, यार देखो गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा निकालो या गति का समीकरण कब लगता है, जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, और जैसे मान लो ये a से b तक चला गया, तो इसकी जो विस्थापन होती है वही तो विस्थापन ली जाती है, इसका जो डिस्टेंस होता है। तो वस्तु भाई a से लेकर b तक आ गई, a से लेकर b तक उसकी विस्थापन को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो हम यहाँ पर s की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x, समझ में आया आपको, हमने x क्यों लिखा वहाँ पर, ठीक है, x लिख दिया। अब v² तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो v² ही है। अब देखो u² को देखो, u² कितना था, u कितना था, 0 था, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो इसको तो हम हटा सकते हैं, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो हम हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गति का तीसरा समीकरण 2gs बराबर में v² माइनस u² अगर आप लगाओगे, तो लगाने के बाद हमारा जो s है, s कहाँ से कहाँ तक निकालना है, s निकालना है हमें a से b तक का, समझ में आया। s a से b तक का क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है, तो s की जगह पर हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2gx बराबर में v², और ये u² कहाँ चला गया, u² तो 0 है, तो ये तो हट गया यहाँ से, तो कोई मतलब नहीं है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx आ गई। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, या तो मुझे v² की जगह पर x मिल जाए या h मिल जाए, मैं दोनों से ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या अब हमें मिल चुका है, v² की जगह पर 2gx मिल चुका है, क्या हम इसको यहाँ पर रख के सॉल्व कर सकते हैं v² की जगह पर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें वो चीज़ प्रूव करनी है, हमारे पास क्या होता है वो चीज़, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, अचर मान मिलना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू। चलो करते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 1/2 mv² है, ठीक है, प्लस में स्थितिज ऊर्जा कितनी है हमारी, mg, और यहाँ पर है h-x, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। वो हाफ mv², 1/2 mv², mg h-x, क्लियर है। अब देखो इस v² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तो इस v² की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1/2 m, v² की जगह पर हम लिखना है 2gx, ठीक है, 2gx लिख दिया, प्लस में
एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, एम जी एच माइनस एक्स। देखो सबसे पहले तो 2 से 2 कटा, दोनों के अंदर एम जी और एम जी कॉमन है, कॉमन लेना आपने सीखा होगा, मैथ्स के अंदर सीखा होगा कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर कॉमन है, मुझे दिख रहा है इसमें भी एम जी है और इसमें भी एम जी है, ठीक है। अब आप बोलोगे एच भी तो है, सॉरी एक्स भी तो है, भाई वहाँ पर एच माइनस एक्स है, अकेला एक्स नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा एम जी, यहाँ से हमने एम जी को कॉमन लिया, यहाँ से सिर्फ बचेगा एक्स, प्लस में बचेगा यहाँ पर हमारे पास h माइनस एक्स, ठीक है। पूछोगे ब्रैकेट कहाँ चला गया, तो ब्रैकेट तो खोल सकते हो, अब तो कॉमन ही तो लिया है, ठीक है। नहीं खोलना तो फिर से लिख लो, ये लो ब्रैकेट लिख लिया, लेकिन अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन भी तो कर सकते हैं। जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करा तो ओपन करने के बाद हमें मिल गया h माइनस एक्स। ध्यान से देखो, एक x प्लस का है, एक x माइनस का है, जब भी ऐसा होता है दोनों का आंसर 0 आता है, यानी कि क्या हुआ, इस x से ये x कट गया, हमारे पास क्या बच गया, अंदर सिर्फ h बच गया, माइनस का साइन ये तो सब कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा सिर्फ टोटल जो हमारा आंसर आया वो बचा एम जी एच, यानी कि वस्तु बिंदु बी पर भी वस्तु की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी है, एम जी एच है। ए पर भी कितनी आई थी, एम जी एच आई थी, और बी पर भी कितनी आई है, एम जी एच। तो इसका मतलब सी पर भी कितनी आनी चाहिए, एम जी एच आनी चाहिए। इसको फटाफट से नोट करो, फिर सी का करते हैं। पॉज करके नोट कर लो, कर लिया। चलो तो अब करते हैं सी की बात, ठीक है। इसको नोट कर लेना यार, ये इसकी प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम का गणितीय परिकलन कीजिए, या फिर प्रूव करके दिखाओ, ये आ सकता है आपके सामने कि बिल्कुल प्रूव करके दिखाना है आपको कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो सी पॉइंट की बात करते हैं, बिंदु सी पर। कहाँ पर बात करनी है अब हमें, बिंदु सी पर बात करनी है, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। बिंदु सी पर जरा मुझे बताओ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अब हम जो गतिज ऊर्जा लेंगे वो ए से सी तक की लेंगे, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा ए से सी तक ली जाएगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी एम जी एच, और यही बोलते हुए आपने कर दिया गलत, ठीक है। क्यों भाई, एच क्यों लोगे, एच क्यों लोगे। सी पॉइंट पर देखो वस्तु कहाँ है, वस्तु तो बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी है, वस्तु तो बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी है। स्थितिज ऊर्जा के लिए कौन सी ऊंचाई लेते हैं, कौन सी ऊंचाई लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए, ज़मीन से ऊपर की, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो यहाँ तो कोई ऊंचाई पर ही नहीं है भाई, ये तो 0 हो गई, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो mg0 बराबर में कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो इस पॉइंट पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। वही हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम mgh थी, नीचे आते आते स्थितिज ऊर्जा घटना शुरू होती है, और देखो बिल्कुल नीचे आके स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ, लेकिन इस पॉइंट पर वस्तु की गतिज ऊर्जा मैक्सिमम रही होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट के एंड में बिल्कुल मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलो तो हमें ए से सी तक निकालनी है हमारी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोलो 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv² होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो, सॉरी 0 के बराबर लिख दिया मैंने, सॉरी। देखो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, हमें तो वो चीज़ प्रूव करनी है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक 0 है, एक है ये है, दोनों का आंसर कहीं से भी mgh नहीं आ सकता। ए पर भी mgh आया था, बी पर भी mgh आया था, तो सी पर भी कितना लाना है, mgh ही लाना है। तो सी पर तो mgh आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है हमारे पास। फिर से वही करेंगे, गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे और यहाँ पर v² की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। तो v² अभी हमने पढ़ा था, v² कैसे निकलता है, v² का फॉर्मूला क्या होता है, v² का फॉर्मूला होता है 2g, और यहाँ पर s होता है, s की जगह पर अब मुझे बताओ s की वैल्यू कितनी होगी, a से लेकर c तक, सोच के बोलना, a से लेकर c तक वस्तु के s की वैल्यू कितनी होगी, a से c तक टोटल हाइट कितनी है, h, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर h नहीं आ जाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। वस्तु a से लेकर c तक चल रही है ना भाई, विस्थापन हम a से लेकर c तक का देख रहे हैं, तो a से लेकर c तक जो कुल दूरी है वो कितनी तय करी वस्तु ने, h दूरी तय करी, तो इसका मतलब हमने s की जगह पर क्या लिख दिया, h लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो s, a से लेकर c तक कितना है हमारा, h है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर h लिख दिया। समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। चलो तो अब इसको इसमें पुट कर देते हैं और उस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mv² प्लस में 0 बराबर में, ठीक है। इसकी जगह पर, इस v² की जगह पर हम 2gh लिख सकते हैं, तो इस v² की जगह पर लिख लेते हैं 2gh, तो ये हो गया 1/2 m
2gh, ठीक है, 1/2 m2gh और प्लस में 0। देखो 2 से 2 कटा, फाइनल फिर से क्या बच गया हमारे पास, mgh बच गया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर अगेन क्या आ गया, mgh आ गया, ठीक है। और फाइनली आपका जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था वो सिद्ध हो गया, ठीक है। सिद्ध करने के लिए ही आता है, प्रूव करने के लिए ही आपके सामने आएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 177 पर है, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर है जो अभी हमने किया पीछे। देखो 40 किलोग्राम का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बोलता है वो लिखते जाया करो। धरती का तल ये रहा, ठीक है। धरती से ऊंचाई पर एक पिंड लिया हमने जिसका जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 40 किलोग्राम, ठीक है। 40 किलोग्राम का एक पिंड है जो धरती से कितनी ऊंचाई पर है, बिल्कुल 5 मीटर की ऊंचाई पर हमने इसे रख लिया, ठीक है। ये कितना हो गया, यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, इसकी 5 मीटर है, ठीक है। बात आपको समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ये हो गया हमारा 5 मीटर। देखो आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, पीई बराबर में होता है mgh, ठीक है। पीई बराबर में होता है mgh, m कितना है 40। अच्छा ऐसा ही मात्रक और चेक कर लेना, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। तो किलोग्राम में और दूरी मीटर में होनी चाहिए और जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 40 गुणा में कितना हुआ, जी की वैल्यू कितनी है 10 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो गया 400 और ये हो गया 2000। अब हमने ऊर्जा निकाली है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, तो इसलिए आंसर आ गया हमारा 2000 जूल। चलो बहुत मजा आया, पहला तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं आगे। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, तो अभी हमने यही करा था ऊर्जा संरक्षण के नियम में, किसी भी चीज़ को मुक्त रूप से गिरने दिया था, ठीक है। तो यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन करें। चलो ठीक है, यानी कि अब जो पिंड है भाई, जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो वस्तु है वो कहाँ आ गई, बिल्कुल बीचों बीच आ गई। तो बीचों बीच में इसकी विस्थापन कितनी हुई होगी बताओ। जब ये टोटल 5 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, 5/2, यानी कि वस्तु कितना चल के नीचे आया, 5/2 मीटर। समझ में आया। अरे यार टोटल 5 है ना, टोटल 5 है तो आधा चला ना उसने, तो 5/2 मीटर चल गया ना वो। तो इसका मतलब वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, 5/2 मीटर हुआ। अब देखो इसको आप दो कंसेप्ट से कर सकते हो। दो कंसेप्ट क्या है, हमने एक बात कही थी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर h/2 रख के भी निकालें तो भी आंसर हमारा सही आएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ अगर हम बी पॉइंट पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर अगर हम इस चीज़ को निकालें, h को 2 मान के चलें, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही इसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। समझ में आया। यही तो मैंने बोला था कि गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही तो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो परिवर्तित होकर इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा बनी होगी। तो आप एक ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि h को आप क्या लिख दो, h को h/2 लिख दो, क्योंकि भाई टोटल h था, अब आधा डिस्टेंस हो गया तो h/2 हो गया ना, तो टोटल इसको आप h/2 लिख सकते हो। वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी करेक्ट है हमारा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसकी गतिज ऊर्जा हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, v² की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो गतिज ऊर्जा निकालनी है हमें, ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। अच्छा देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। फिर से वही प्रॉब्लम, हमारे पास v² की वैल्यू है ही नहीं, v² है ही नहीं, वेलोसिटी यानी कि वेग तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रखा, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर से वही वैल्यू निकालोगे। तो इस बार हम निकालेंगे, हमें पता है v² की वैल्यू कितनी आती है, v² की वैल्यू आती है 2g, यहाँ पर होता है h या फिर s लिख लो उसको, 2gs लिख लेते हैं, ठीक है। v² की वैल्यू कितनी आती है 2gs। जब भी कोई वस्तु मुक्त पतन में है तो v² की वैल्यू 2gs आती है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पर s कितना होगा बता सकते हो। देखो हमें वस्तु का ये वाला डिस्टेंस देखना है, ये वाली दूरी देखनी है, तो s की वैल्यू कितनी होगी 5/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 5/2। बात समझ में आई आपको, हमने क्यों लिखा है ऐसा। और g की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ से एक काम करते हैं v² निकाल लेते हैं। v² निकालोगे तो v² बराबर में आएगा 2 इंटू में 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसके अपॉन में है 2, 2 से 2 कटा, 10 गुणा में 5 कितना हो गया हमारा 50 आ गया। तो v² की वैल्यू आ गई 50। अब यहाँ से हम v² को रख के यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा हमारी वो निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m कितना है हमारा 40 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। इसको इससे काट लो, ये 20 बार कट जाएगा, 1000 जूल आंसर आ गया हमारा, 1000
जूल, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा इस पॉइंट पर कितनी है, 1000 जूल। ये तो हमने कर लिया जो अभी हमने पीछे डेरिवेशन में सीखा था उस कंसेप्ट से। अब मैं आपको एक और दूसरा जो कंसेप्ट है वो मैं ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई होगी, इस कंसेप्ट को हम कैसे लगाएंगे। तो देखो मान लेते हैं कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस में परिवर्तित हो गई होगी, पूरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई होगी। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद क्या हुआ होगा, फॉर्मूला तो सेम रहा होगा, वैल्यू तो सेम रही होगी, ऊर्जा ही तो परिवर्तित हुई है, रूप ही तो परिवर्तित हुआ है, उसका रूप ही तो बदला है, वैल्यू तो सेम रही होगी। यानी कि इस पॉइंट पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। समझ में आई ना बात। हमेशा हम क्या कहते हैं भाई, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ऊर्जा संरक्षण के नियम में, बदल नहीं सकते, मतलब बना नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो वही तो हुआ, वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, रूप ही तो बदलेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा बन जाएगी, बस वैल्यू तो सेम आएगी इस पॉइंट पर, समझे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mg h/2। h/2 क्यों कह रहा, क्योंकि हमें बोल रखा है आधे रास्ते पर है, तो टोटल h था तो टोटल हमने क्या कर दिया यहाँ पर h/2 कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है। h की जगह पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख लो, ये हो गया 40 × 10 × 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/2 कर लें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, इससे काट लो इसे, ये कितना आ गया, 20 बार कट गया इससे, 10 गुणा में 5 50 हो गया। तो फिर से वही आ गया 20 गुणा में 50, तो 20 गुणा में 50 कितना होता है, देखो बिल्कुल सेम चीज़ आ गई यहाँ पर। तो इसको भी हम कितना लिख सकते हैं, 1000 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंसेप्ट से करो आंसर बिल्कुल सही आएगा। और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जो इस कंसेप्ट के ऊपर हो सकता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो है शक्ति। तो अब ये शक्ति क्या चीज़ होती है, देखो शक्ति बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी वस्तु कितने समय में कितना कार्य कर पा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कार्य करने की दर। दर का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। दर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अपॉन में टाइम लग जाना, ठीक है। पिछली वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है तो आपको पता होगा ये, ठीक है। तो कार्य करने की दर यानी कि कोई भी वस्तु कितने समय के साथ कितना कार्य कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति बोलते हैं। शक्ति को P से लिखा जाता है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = W/T, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/T। W क्या है, कार्य, और T क्या है यहाँ पर, समय, यानी कि कितने समय में कोई भी वस्तु कितना कार्य कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति बोलते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर इसका ऐसा ही मात्रक निकालोगे तो ऐसा ही मात्रक क्या आएगा, देखो कार्य का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, जूल होता है, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो इसका कितना हो गया, ये हो गया हमारा जूल/सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। या फिर एक साइंटिस्ट है जेम्स वॉट, आपने नाम सुना होगा, जिनके सम्मान में इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं सिर्फ वॉट, ठीक है। या तो आप जूल प्रति सेकंड लिख लो, वो भी सही है, वॉट लिखोगे वो भी सही है, ठीक है, वॉट लिखोगे वो भी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु की शक्ति। शक्ति क्या होती है, समय के साथ कोई भी वस्तु कितना कार्य कर रही है, ठीक है, और उसकी ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकंड, और उसका जो सम्मान में जो नाम रखा गया था वो रखा गया था वॉट, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। अब देखो इसकी थोड़ी बड़ी यूनिट ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ लिया कि 1 वॉट के अंदर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना 1 वॉट के अंदर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 1 वॉट शक्ति में 1 जूल प्रति सेकंड शक्ति होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछ ले 1 वॉट शक्ति की परिभाषा लिखिए, या फिर शक्ति की इकाई, या फिर शक्ति के मात्रक की परिभाषा लिखिए, ये बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, 10th में भी है ये, 9th में भी है कि इसका ऐसा ही मात्रक डिफाइन करो, इसकी परिभाषा लिखो, ठीक है। जैसे गति के मात्रक की परिभाषा लिख दो, तो उसका क्या मतलब क्या होता है, जो भी उसका फॉर्मूला है ना उसमें आप हर जगह 1 पुट कर दो, बस हर जगह, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट हमें ऐसा ही मात्र 1 वॉट को हमें डिफाइन करना है। तो 1 वॉट कब डिफाइन करेंगे हम, जब 1 जूल का कार्य हो और कितना टाइम लगे उसके, इसमें 1 सेकंड का समय लगे, ठीक है। तो 1 सेकंड के समय में यदि 1 जूल का कार्य हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट शक्ति उसे कहा जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य हुआ तो 1 वॉट शक्ति हम उसे बोलेंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई, किसकी, शक्ति के मात्रक की परिभाषा। या फिर 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए अगर आपसे पूछ ले कि 1 वॉट की परिभाषा लिखो तो, ठीक है। अब इसका बड़ा यूनिट लिख लेते हैं। जैसे 1 किलोवाट जो होता है उसके अंदर 1000 वॉट होते हैं, ठीक है, 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने 1 सेकंड में 1000 जूल का काम किया, ठीक है। आपने 1 सेकंड में 1000 जूल का काम किया, इसको हमने क्या बोल दिया, 1 किलोवाट बोल दिया। अब एक और होती है, 1 मेगावाट भी होती है। तो मेगावाट होता है 10⁶, ठीक है, 10⁶ हो गया, और यहाँ पर हमने लिख लिया वॉट, यानी कि आपने जो काम किया 1 सेकंड के अंदर वो किया 10⁶ जूल का, ठीक है। 1 सेकंड में 10⁶ जूल का अगर आपने काम किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 मेगावाट शक्ति बोलेंगे। बात समझ में आ गया। एक और होता है जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं, आपने कार्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। कार्स के अंदर या फिर बाइक्स वगैरह के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इसी चीज़ में निकाली जाती है। तो इसके अंदर होते हैं 746 वॉट, ठीक है। आता नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन
आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शक्ति। अब देखो शक्ति के बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या होती है? देखो औसत शक्ति जो है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में सारा काम कर ले। मैंने क्या बोला? ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में सारा काम कर ले। एग्जाम्पल के लिए आप कर सकते हो क्रिकेट का एक बॉलिंग का ओवर, ठीक है। देखो बॉलर जो होता है वो पहले एक बॉल डालता है, फिर वो थोड़ी देर का रेस्ट लेता है, फिर दोबारा बॉल डालता है, मतलब वो कुछ गैप ले लेके काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु गैप ले लेके काम करे, ठीक है, समझ में आया आपको? तो वस्तु अगर गैप ले लेके काम करती है तो उस समय पर निकाली जाती है उसकी औसत शक्ति, समझ में आया? वस्तु अगर थोड़ा बहुत गैप लेती है, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप ले लेके वो काम कर रही है, वो कार्य कर रही है, उस समय पर निकाली जाती है उसकी कौन सी शक्ति? औसत शक्ति। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो औसत शक्ति कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं पी एवरेज, ठीक है, इसको लिखते हैं पी एवरेज, एवीजी लगा देते हैं नीचे। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, यानी कि वस्तु ने कुल कार्य कितना करा। भाई 6 बॉल डाली उसने, 6 बॉल में उसने कितना टोटल कार्य किया। और नीचे क्या लगाएंगे? नीचे लगाएंगे कुल लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ पर लगा सकते हो आप कुल समय और कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य बटे में कुल समय क्या निकलता है? हमारा औसत शक्ति। देखो कई जगह पर, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिया जाता है, लिखा जाता है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा भी लिखा जाएगा तो समझ जाना, क्योंकि हम कार्य और ऊर्जा को एक ही चीज़ तो मानते हैं। पहली 2 वीडियोस तो आपने देखी होंगी, उसमें पता ही होगा आपको, कार्य और ऊर्जा को एक ही चीज़ मान सकते हैं हम, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा होती है उतना ही तो कार्य होता है। जितनी ऊर्जा होती है भाई, जिसके पास जितनी ऊर्जा वो उतना ही तो कार्य करेगी। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। जितनी ऊर्जा उतना ही कार्य होगा। तो ऊर्जा लिखो या कार्य लिखो, एक ही बात है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर कुल ऊर्जा की खपत भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कुल कितनी ऊर्जा उसकी जो शरीर है उसमें कितनी ऊर्जा की खपत हुई है, या फिर उसने कितना कार्य किया है, उसे कुल समय से आप विभाजित कर दो, आपके पास औसत शक्ति आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक लड़का जो है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है एक लड़का, ठीक है, एक लड़का 400 जूल का कार्य 20 सेकंड में करता है, ठीक है। 400 जूल का कार्य 20 सेकंड में 20 सेकंड में करता। बात समझ में आई आपको? एक लड़का 400 जूल का कार्य 20 सेकंड में करता है, उसके बाद फिर 500 जूल का कार्य 10 सेकंड में करता है, 10 सेकंड में करता है, ठीक है। फिर 500 जूल का कार्य कितने सेकंड में करता है? 10 सेकंड में करता है। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से। अभी इसका एक अच्छा क्वेश्चन भी कराना है मैंने आपको, शक्ति को लेकर एक अच्छा क्वेश्चन भी कराना है। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमारा शक्ति के बारे में, औसत शक्ति के बारे में बताता है। तो एक लड़का 400 जूल का कार्य 20 सेकंड में करता है, ठीक है, और उसके बाद 500 जूल का कार्य दोबारा करता है, वो कितने टाइम में? सिर्फ 10 सेकंड में करता है इस बार, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इस बार? औसत शक्ति ज्ञात करनी है, औसत शक्ति निकाल लें, ठीक है। वस्तु की हमें या उस लड़के की हमें बतानी है औसत शक्ति, ठीक है। औसत शक्ति कितनी होगी? तो औसत शक्ति हमने पढ़ी है अभी। औसत शक्ति क्या होती है? पी, नीचे लगाते हैं छोटा सा एवरेज, ठीक है, अपॉन में कुल कार्य। कुल कार्य मतलब ये और ये दोनों को ऐड करोगे, कुल का मतलब योग करोगे ना, तो ये हो गया हमारा 400 प्लस में 500 बटे में कुल समय, यानी कि 20 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? यहाँ से इसको ऐड करो, ये आ गया हमारा 900 और बटे में कितना आ गया? 30, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा, आंसर आ गया हमारा 30। अब देखो शक्ति निकाली आपने तो 30 वॉट में आएगा आंसर, ठीक है, 30 वॉट, या फिर आप इसे जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक जरूर चेक कर लेना यार, मात्रक जरूर चेक कर लेना। हो सकता है यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा हो सकता है यहाँ पर किलो जूल में दे रखा हो, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मात्रक चेक कर लेना, परिवर्तित कर लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? अभी तो बताया था 1000 वॉट होते हैं, बस खत्म हो गया। इस तरीके से आपको परिवर्तित करना होगा। मेगावाट दे रखा होगा तो 10 की पावर 6 से कर देना। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसी को लेकर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आता है और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप मुझे पॉज करके वीडियो को करके दिखाना, ठीक है। इसमें भी एक लड़का ही है जो मानते हैं हम, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल है एक लड़का, ठीक है, एक लड़का 50 सीढ़ियाँ, 50 सीढ़ियाँ गलत लिखा हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है,
ठीक है, एक लड़का है जो 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में वो चढ़ रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यदि लिख लेते हैं, यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 लिखें या 10 लिखें इसे, देखते हैं, 1 मिनट। 50 × 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 250, ठीक है, और से मीटर में चेंज करोगे तो इसको आप 10 लिख लो, 10 लिख लेते हैं यहाँ पर हम, 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बाकी आपके क्वेश्चन में आपको कुछ भी तरीके से दे सकते हैं, मुझे तो जल्दी कराना है, ठीक है, बेसिक से कराना है इसलिए करा रहा हूँ। तो 50 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो लड़के द्वारा, लड़के का कार्य ज्ञात करें, सॉरी कार्य नहीं, शक्ति, माफ़ कीजिएगा, कार्य नहीं, शक्ति, ठीक है, लड़के की शक्ति ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है। हमें क्या दे रखा है? बहुत छोटी सी चीज़ें दी हैं इसमें हमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो इस लड़के का द्रव्यमान और लिख लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान कितना लिख लेते हैं इस लड़के का? 55 किलोग्राम लिख लेते हैं। मान लो ये 55 किलोग्राम का एक लड़का है, एक 55 किलोग्राम का लड़का, ठीक है, एक 55 किलोग्राम का लड़का 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे भाई? देखो शक्ति क्या होती है, सबसे पहले तो हमें शक्ति का फॉर्मूला आना चाहिए। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे में समय, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई कार्य दिया ही नहीं है, कोई भी कार्य नहीं दे रखा, लेकिन एक छोटी सी हिंट दे रखी है कि लड़का जो है भाई वो 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और 10 सेकंड में चढ़ रहा है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, तो सीढ़ियाँ किसी ऊंचाई पर होंगी, सीढ़ियाँ किसी ऊंचाई पर होंगी। ऊंचाई का मतलब आते ही क्या हो जाता है? वो कौन सी ऊर्जा हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कार्य की जगह पर हम शक्ति भी, ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। कार्य की जगह पर क्या लिख सकते हैं? शक्ति भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पर, सॉरी यार, शक्ति बार माफ़ करना, गलत बोल दिया मैंने। कार्य की जगह पर हम ऊर्जा भी तो लिख सकते हैं। अभी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्य और जो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस हाइट पर इसकी कुछ वो निकाल दूं, यानी कि ऊर्जा निकाल दूं, अगर इस ऊंचाई पर मैं इसकी ऊर्जा निकाल दूं, तो क्या मैं उसको यहाँ पर रख सकता हूँ W की जगह पर? बिल्कुल रख सकता हूँ यार। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे ये ऊंचाई कितनी है, तो इस ऊंचाई को निकाल लें। देखो 50 सीढ़ियाँ हैं, टोटल 50 सीढ़ियाँ हैं, तो ये और ये तीनों मिलकर ऐसे करके ऊंचाई बनाएंगे, ठीक है, यही वाली ऊंचाई तो बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? एक सीढ़ी जो है हमारी 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो 50 कितने की होंगी? 50 होंगी, 50 गुणा में 10 कितना आ गया? ये 50 गुणा में 10 कितना हो गया? 500। यानी कि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो कितनी है? 500 सेंटीमीटर की, यानी कि कुल ऊंचाई जो है सीढ़ियों की वो कितनी है? 500 सेंटीमीटर है। अब 500 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना है, 500 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अरे यार, अगर आप स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो स्थितिज ऊर्जा कब तभी तो होती है जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो। तो ऊंचाई पर पहुंच गया ये लड़का, तो mgh और g आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज़ करो। वैसे तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसकी वैल्यू को हम 10 यूज़ करते हैं। तो m हमारे पास है 55, ठीक है, m हमारे पास है 55, g हमारे पास है, और h हमने निकाल लिया यहाँ से। h को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 500 सेंटीमीटर में 500/100 मीटर होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे पास हाइट भी है, सब कुछ है, तो निकाल लो। ये हो गया 55 गुणा में 10 गुणा में 5, ठीक है। ये हमारी क्या आई? इसकी स्थितिज ऊर्जा आई। और हमें समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है, शक्ति निकाल सकते हैं। तो शक्ति हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। P = हमारा mgh हमने पुट कर दिया, ठीक है, mgh पुट कर दिया। आप फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूँ यार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर mgh। कुल किया गया कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, तो हमने ऊर्जा और कार्य को एक बराबर में लिख लिया, और अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, mgh अपॉन में टाइम। तो mgh कितना आ रहा था? ये 55 गुणा में
10 गुणा में h कितना आया था 5 और अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। मात्रक सबके बराबर है, बिल्कुल सही है मात्रक, ठीक है। देखो टाइम का सेकंड है और द्रव्यमान का किलोग्राम है, जी का तो वही है जो होता है, और आगे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर ही लिया है। तो 10 से यहाँ पर 10 कट गया, ठीक है। आंसर कितना आया 55 गुणा में 5 करोगे तो ये आएगा 275। हमने पावर यानी कि शक्ति निकाली है तो 275 वाट, यानी कि लड़के ने टोटल कितनी शक्ति है लड़के के पास, ठीक है। लड़के के पास टोटल कितनी शक्ति थी 275 वाट। इस तरीके से आपसे आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक बचा होगा जो है, तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल, 1000 वाट का विद्युत हीटर प्रतिदिन 3 घंटे चलता है। यदि 1 यूनिट 4 रुपये का है, ठीक है, यदि 1 यूनिट 4 रुपये का है तो 25 दिनों के उपयोग के बाद इसका खर्च निकालें। हमें क्या निकालना है, इसका खर्च निकालना है। 25 दिन अगर हम इस विद्युत हीटर को चलाएंगे तो कितना इसका खर्च आएगा टोटल। तो मैंने आपको यूनिट की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। यूनिट कैसे निकालते हैं हम, यूनिट की संख्या कैसे निकाली जाती है, यूनिट की संख्या, ठीक है, अभी बताया था। यूनिट की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या करना है, यदि शक्ति वॉट में है, यदि शक्ति वॉट में है तो उसे 1000 से भाग करेंगे, यदि शक्ति वॉट में है तो 1000 से भाग करेंगे, गुणा में समय किस में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए, ठीक है, और गुणा में दिनों की संख्या, ठीक है। गुणा में क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिनों की संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझ में ना आया हो, फिर भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी चीज़ की यूनिट की संख्या P बटे में 1000, P का मतलब क्या हुआ शक्ति, अगर वॉट में है तो 1000 से भाग करोगे, किलो वॉट में होनी चाहिए, ठीक है। P किस में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए, और दिनों की संख्या हमारे पास है जितने दिन के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी यूनिट की संख्या, ठीक है। 1 यूनिट की संख्या पहले निकालेंगे, यूनिट की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 यूनिट जितनी की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो P किस में है, P वॉट में है तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। यूनिट की संख्या निकालते हैं। यूनिट की संख्या को आप N भी बोल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे इतना लंबा चौड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, N भी बोल सकते हो, N। तो यहाँ पर हो गया शक्ति कितनी दे रखी है 1000 वाट बटे में 1000 गुणा में समय कितना दे रखा है, T कितना दे रखा है 3 घंटे। एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, ठीक है। दिनों की संख्या कितने दिनों के लिए यूज़ करना है हमें इसे, देखो 1000 वाट का विद्युत हीटर प्रतिदिन 3 घंटे चल रहा है। यदि 1 यूनिट 4 रुपये का है तो 25 दिनों के लिए, दिन कितने दे रखे हैं हमें 25 दिन दे रखे हैं, तो 25 दिन कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 1000 से 1000 कट गया, सीधा सीधा हमारे पास बचा 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट, समझ गया ना, 1 किलोवाट 1000 से डिवाइड करने के बाद आंसर किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। इनटू में 3 इनटू में मतलब ये हो गया 3 घंटे और गुणा में 25 दिन, ठीक है। तो 25 दिनों के लिए टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी, देखो 25 दिया, ये तो एक वो हो गया, तो टोटल यूनिट कितनी आई, n आ गया हमारा 25 75 75 यूनिट आ गई हमारी, 75 यूनिट्स। ये बात समझ में आई। 75 यूनिट हमने 25 दिन में इस विद्युत हीटर को दिए हैं, ठीक है। यानी कि इस विद्युत हीटर ने 25 दिन के अंदर 75 यूनिट ऊर्जा की खपत की है। तो हमारा 1 यूनिट कितने रुपए का है, 1 यूनिट है 4 रुपये का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 यूनिट कितने रुपए का है भाई, 1 यूनिट है 4 रुपये का। तो हमारे 75 यूनिट कितने रुपए के होंगे, मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया हमारा 75 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो 4 गुणा में 75, आ गया आंसर आपका 300, ठीक है। तो 300 रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ इस हीटर को चलाने के लिए देने पड़ेंगे, अगर आप इस हीटर को 25 दिन में 3 घंटे के हिसाब से चलाते हो। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या था हमारा व्यावसायिक मात्रक था, व्यावसायिक मात्रक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो शक्ति है वो कितनी होनी चाहिए, वाट में होनी, सॉरी किलोवाट में होनी चाहिए, और ये समय किस में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए। अभी हमने निकाला था, ठीक है। इसके अंदर टोटल ऊर्जा जूल में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर हमें जूल में पूछा होता तो हम जूल में निकाल लेते। अब हमने क्या सीखा यहाँ से, एक और चीज़ सीखी कि ये चीज़ निकल के कैसे आती है, ये चीज़ निकल के आती है ई के फार्मूला से। ई का फार्मूला होता है P × T। पावर किस में होनी चाहिए, पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। शक्ति किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। अगर किलोवाट में नहीं है तो इसको 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर किलोवाट में नहीं है तो 1000 से भाग कर देंगे, अगर वाट में है तो 1000 से भाग कर दिया, समझ में आया। अगर वाट में है तो 1000 से भाग कर दिया। समय किस में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए। जितने दिनों के लिए आप यूज़ करोगे उसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे, डी का मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जितने दिनों के लिए आप यूज़ करोगे वो करोगे, और यही चीज़ हमने निकाली है। और ये किसकी संख्या होती है, ये होती है हमारी यूनिट की संख्या। आपने कितने यूनिट निकाल लिए, कितने यूनिट आपने इसमें यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो NCERT के बहुत जल्दी मैं सोल्यूशन करके थोड़ा अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी, ठीक है। और नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो नोट्स पढ़ के मुझे बताना ज़रूर किस तरीके के नोट्स आपको लगे, ठीक है। तब तक चलिए पढ़ाई करते रहिए।